नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति। यूनिट 1 की बात हम लगातार कर रहे हैं। यूनिट 1 में हमने अलग अलग सब यूनिट्स बनाई हैं, जिसमें से 1.6 तक हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं 1.7 की। 1.7 है क्या? देखिए, ये 1.7 है। 1.7 में ह्यूमन वैल्यूज, उसके बाद लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स है। रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी मानवीय मूल्य जो हमें सीखने को, समझने को, देखने को निरंतर मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? मिल रहे हैं बड़े नेताओं से, समाज सुधारकों से, प्रशासकों से। उनके बारे में हम समझना चाहते हैं कि वो कौन से मूल्य हैं जिनको हम अपने प्रशासकों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर पाएं, जिनके बारे में हमारे प्रशासकों को मालूम होना चाहिए। यानी दो बातें यहां हो गई। एक तो ये कि कुछ मूल्य हैं, दूसरी ये कि जो मूल्य हैं इनके बारे में हमें पता चल रहा है। कैसे? क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने, समाज सुधारकों ने और प्रशासकों ने इन पर कुछ न कुछ काम किया है। यानी हमें दो भागों में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। एक तो हम ये समझेंगे कि ये मूल्य क्या है, और फिर दूसरा हम समझेंगे कि जो ये नेतृत्व देने वाले लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं और जो प्रशासक हैं, वो कौन कौन हैं और उन्होंने कौन कौन से मूल्यों की चर्चा की है। तो आइए पहले देखते हैं कि ये वैल्यूज क्या है। इसको मैंने इसीलिए 1.7 को कहा मानवीय मूल्य, और नेता, प्रशासक, समाज सुधारक क्या कह रहे हैं इसको हम 1.8 में देखेंगे। तो आइए देखें कि मूल्य क्या है। जब भी हम मूल्य की बात करते हैं तो इसको हम निरपेक्ष दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर हम निरपेक्ष दृष्टि से देखते हैं तो हमारी समझ अधूरी ही रह जाती है। हमें इसको देखना होता है, देखना चाहिए सिद्धांत और मूल्य, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। सिद्धांत क्या है और मूल्य क्या है के संदर्भ में। जैसे ही हम सिद्धांतों और मूल्यों के बीच का अंतर समझते हैं, वैसे ही हमें मूल्य एकदम स्पष्ट होने लगते हैं। इसीलिए आइए पहले देखते हैं कि सिद्धांत और मूल्य क्या है। तो इसमें पहले समझते हैं आइए कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत है प्राकृतिक नियम या मूलभूत सत्य। आप वृक्ष को पानी मत दीजिए, वृक्ष सूख जाएगा। फसल में पानी मत लगाइए, फसल सूख जाएगी। प्राकृतिक नियम। ज्यादा खाइए, मोटे हो जाइएगा। संभाल कर खाइए, सम्यक भोजन कीजिए तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कहा जाता है कि अगर भोजन को औषधि की तरह लिया जाए तो फिर औषधि की आवश्यकता नहीं रहेगी, और अगर भोजन को औषधि की तरह नहीं लिया जाएगा तो फिर औषधि भी कुछ नहीं कर पाएगी। प्राकृतिक नियम। ये प्राकृतिक नियम पूरी दुनिया में लागू होते हैं और कालातीत होते हैं। कालातीत का अर्थ क्या हुआ कि जो 1990 में था वही 2000 में भी है, वही 2010 में भी है, वही 2020 में भी है, 30, 40, 50 में भी वही रहेगा। पूरी दुनिया में लागू, माने हिंदुस्तान में भी वैसा ही है और अमेरिका में भी वैसा ही है और पाकिस्तान में भी वैसा ही है। हर देश में, हर स्थान पर, किसी भी ज्योग्राफी में ये ऐसा ही है। इसके उम्मीद के मुताबिक परिणाम आते हैं। हमें मालूम होता है कि जब हम सिद्धांतों का पालन करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे और क्या होगा। हमें मालूम है कि हम समय पर फसल में पानी देंगे तो फसल अच्छी होगी, और समय पर फसल में पानी नहीं देंगे तो फसल अच्छी नहीं हो। ये मेरे से और आपसे अलग है। कोई कहे कि मैं तो पानी नहीं देता तो भी मेरी फसल अच्छी होगी ना, ऐसा संभव नहीं है। दोनों ही किसानों को, सभी किसानों को फसल को समय अनुसार पानी मिल जाए, यह सुनिश्चित करना होगा। अब प्रकृति ने अपने आप दे दिया, बारिश हो गई, आपका खेत नहर के किनारे है, उसको पानी मिलता रहता है, तो उसमें शायद आपको पानी कम देने की आवश्यकता पड़े। लेकिन जो आपका नहर के किनारे, नदी के किनारे नहीं है, वहां तो आपको प्रकृति के नियम का पालन करना ही होगा और पानी देना ही होगा। मैं इसको समझ पाऊं या न समझ पाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्धांत तो अपना कार्य करता है। और जब भी ये समझ में आता है तो ये स्वयं स्पष्ट हो जाता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है,
और समर्थ करने वाला होता है। आपने देखा कि दीपावली पर अब लोग गुब्बारे उड़ाते हैं। कैसे उड़ता है? क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, सिद्धांत। नीचे आपने आग जला दी, उससे धुआं उठा, वो गर्म हवा हो गई। उस गर्म हवा को और बाहर जाने का कोई अवसर मिला नहीं, गुब्बारा बना हुआ है, उसी के अंदर गर्म हवा है, तो क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएगी तो गुब्बारा भी ऊपर जाएगा। सिद्धांत। जैसे ही इसको आपने समझ लिया, आपने अपने मनोरंजन के लिए इसका प्रयोग शुरू कर दिया। मैं इस पेंसिल को अगर ऐसे ही छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि कोई सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, प्राकृतिक नियम। अब ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू होगा, कालातीत होगा। एक एक करके हम देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने देखा, पूरी दुनिया में लागू होगा, कालातीत होगा, उम्मीद के मुताबिक परिणाम देगा, गिरेगी। व्यक्ति से अलग होगा, मैं करूं तो भी गिरेगी, आप करें तो भी गिरेगी। मेरी समझ में आए या ना आए कि क्यों गिर गई, गिरेगी। और जैसे ही मुझे समझ में आता है कि ये गिरेगी तो मैं इसको छोड़ते ही हाथ नीचे लगा लेता हूं और मेरी पेंसिल जमीन पर नहीं गिरने पाती। ये हुए दोस्तों सिद्धांत। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं सिद्धांतों के। लीवर या उत्तोलक का सिद्धांत आपने सुना होगा। तरह तरह के जीवन के क्षेत्र में, हर पहलू में अब लिवरेज लिया जा रहा है। यदि अब उनकी पोजीशन बड़ी है इसलिए वो लिवरेज ले लेते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल एरिया में भी लिवरेज का इस्तेमाल करने लगे, जबकि ये तो फिजिक्स का लॉ था। तो है क्या लिवरेज? लिवरेज कुछ इस तरह से है, जहां कोई भार है, इसको उठाने के लिए आपको कुछ प्रयास करना होता है और बीच में आप कोई एक आधार लगा देते हैं, फलक्रम लगा देते हैं। आप जानते हैं कि जैसे जैसे आप इसको इधर घुमाएंगे वैसे वैसे ये भार या प्रयास, इस भार को उठाने के लिए ये प्रयास आपको कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे इस आधार को आप इधर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। जब ये बीच में होता है तो जितना वजन है उतना ही प्रयास करना होगा। जब ये वजन की तरफ बढ़ता है तो प्रयास कम हो जाता है। जब ये प्रयास की तरफ बढ़ता है तो प्रयास बढ़ जाता है। ये हुआ लीवर या लिवरेज। यानी लीवर एक चल पट्टी है जो एक निश्चित बिंदु से जुड़े आधार पर घूमती है। लीवर फलक्रम धुरी से अलग अलग दूरी पर बल लगाने से संचालित होता है। जैसे ही लीवर आधार के चारों ओर घूमता है, इस धुरी से आगे बढ़ते हुए बिंदु के करीब बिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसीलिए धुरी से दूर एक बिंदु पर लगाया गया बल एक बिंदु के करीब स्थित बल से कम होना चाहिए, जो हमने अभी देखा। यहां अगर ये फलक्रम आ जा रहा है तो कम बल लगेगा। कब कम बल लगेगा? जैसे ही ये जो आधार है, ये हमारा आधार सरक कर भार की तरफ आ रहा है। धुरी से दूर एक बिंदु पर लगाया गया बल बिंदु के करीब स्थित बल से कम होना चाहिए, क्योंकि शक्ति और बल वेग का गुणनफल है। यह फिजिक्स का रूल है। अब अगर आम आदमी को, मजदूर को, जो बड़े बड़े सामान उठाता रहता है, आपने देखा, उसको तो ये फिजिक्स पता नहीं है, लेकिन उसको ये प्रिंसिपल पता है। जैसे ही इस प्रिंसिपल को वो समझ जाता है और इस आधार को आगे पीछे करने लगता है, तो वो समझ जाता है कि कितना बल लगाएंगे तो वजन उठ जाएगा, कहां आधार को हम सरकाकर ले जाएं। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया सिद्धांत का, प्रिंसिपल का। एक उदाहरण मैंने मित्रों आपको दिया था जहां हमने समझा इस पेंसिल वाला गुरुत्वाकर्षण का। दूसरा उदाहरण मैंने आपको मित्रों अभी दिया ये लिवर का। एक और उदाहरण आपको देता हूं, यह है शार्पन द सॉ। अगर आप आरी को लगातार तेज नहीं करेंगे, ये जो आरी है जो लकड़ी काट रही है, अगर आप इसको समयानुसार तेज नहीं करेंगे तो क्या आप कुशलतापूर्वक लकड़ी को काट पाएंगे? आपकी आरी तेज होनी चाहिए। कितनी तेज होनी चाहिए? जितनी लकड़ी काटने के लिए आवश्यक है। और लकड़ी काटते काटते क्या ये आरी की तेजी कम होगी? निश्चित रूप से कम होगी। तो अब
अक्सर आप देखते हैं कि बढ़ई जब रोज सुबह आता है तो अपनी आरी को तेज करता है, शार्प करता है, शार्पन तो 100। इसी तरह से मित्रों, मेरे और आपके पास भी जो हम काम करते हैं उसको करने के लिए कुछ साधन हैं जिनको हमें निरंतर दुरुस्त रखना होगा, ठीक करते रहना होगा। मैं तो कहता हूं कि ये शरीर भी एक साधन की तरह है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो क्या आप ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे? कभी यहां दर्द हो रहा है, कभी वहां दर्द हो रहा है, कभी पेट ठीक नहीं है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी कमजोरी महसूस हो रही है। यानी शरीर का ध्यान रखिए। शरीर का ध्यान कैसे रखिए? व्यायाम कीजिए, सम्यक व्यायाम, जितना जरूरी हो उतना व्यायाम कीजिए, सम्यक आराम, जितना आवश्यक हो उतना आराम कीजिए, और सम्यक भोजन, जितने भोजन की आवश्यकता है उतनी कीजिए। 3 चीज की बात हुई, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक आराम। जितना जरूरी है उतना खाएं, जितना जरूरी हो उतना व्यायाम करें, और जितना जरूरी हो उतना व्यायाम करें। इस तरह से आपके जीवन बेहतर चल सकता है। तो यह बात हुई मित्रों सिद्धांतों की। सिद्धांत तो हमारी समझ में आ गए। आइए देखें कि मूल्य क्या है। मूल्य सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है महत्व। किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय, कार्य, समूह, सिद्धांत, विचार, विचारधारा, घटना, स्थिति, परिस्थिति आदि को दी गई प्राथमिकता या महत्व, यह है वैल्यू। आपको आपका मित्र बुला रहा है किसी आवश्यक कार्य से, उसको मदद की आवश्यकता है। आपको एक और दूसरा मित्र बुला रहा है जो आपके साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। आप चुन लीजिए, आपने किसको महत्व दिया, किसको मूल्यवान माना। यह मित्रों हो गया मूल्य, व्यक्ति का मूल्य। किसको महत्व दिया? उस व्यक्ति को महत्व दिया जिसको मदद की आवश्यकता थी। उस व्यक्ति को महत्व दिया आपके साथ सिर्फ मनोरंजन जाना चाहता था। वस्तु, कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण है, कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, कितना रखूं, मेरे पास कितना कोट हो। विषय, कार्य, कौन सा कार्य करूं, कौन सा कार्य अभी ना करूं। समूह, पारिवारिक समूह, मित्रों का समूह, इत्यादि इत्यादि। सिद्धांत, जिनकी चर्चा हमने अभी की। विचार, मैं क्या सोचता हूं। विचारधारा, ऐसा सोचने वाले क्या सोचते हैं। घटना, कौन सी घटना को महत्व दें। स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। इन सारी बातों को जो आप महत्व देते हैं या जो प्राथमिकता देते हैं वह मूल्य होता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि रोज कम से कम एक नया शब्द सीखें। मैंने तमाम शब्द यहां इस्तेमाल किए हैं, व्यक्ति, विषय, कार्य, समूह, घटना, स्थिति, परिस्थिति। अब ये विचार और विचारधारा में कोई तो अंतर होगा, तभी ना मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं शब्द, विचार और विचारधारा, स्थिति और परिस्थिति। आह्वान करता हूं कि आइए शब्दकोश खोलें और देखें कि इन शब्दों के क्या अर्थ हैं और कैसे ये एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा कि किस शब्द का क्या अर्थ है, वैसे ही आपके उत्तर की गुणवत्ता आपको मालूम है कि बढ़ जाएगी। तो अपने उत्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी शब्द सामर्थ्य को भी बढ़ाइए। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मूल्य का अर्थ है महत्व। ये महत्व आप किसको दे सकते हैं? व्यक्ति, वस्तु, घटना, विषय, कार्य, समूह, सिद्धांत, विचार, विचारधारा, स्थिति, परिस्थिति इत्यादि को दे सकते हैं। जिसका जितना महत्व है उसका उतना मूल्य है। ये कौन तय करेगा? ये आपके माता पिता तय करेंगे, आपके मित्र तय करेंगे, आपके शिक्षक तय करेंगे, या मैं तय करूंगा? कोई तय नहीं करेगा। ये स्वयं आप तय करते हैं। जाने अनजाने आप निरंतर कोई न कोई निर्णय लेते रहते हैं। जब आप कोई निर्णय नहीं लेते तो भी मित्रों आप निर्णय न लेने का निर्णय लेते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? बहुत महीन बात है कि जब आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो भी आप निर्णय लेते हैं। किस बात का निर्णय लेते हैं? निर्णय न लेने का निर्णय लेते हैं।
तो स्वयं आप निर्णय लेते हैं कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, और जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है वही आपका मूल्य हो जाता है। वो मूल्य क्या हो सकता है? व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, विषय हो सकता है, कार्य हो सकता है, समूह, सिद्धांत, विचार, विचारधारा, घटना, स्थिति, परिस्थिति, कुछ भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। यह आंतरिक है और व्यक्तिपरक है। मेरे मूल्य अलग होंगे, मैं चीज़ों को अलग ढंग से देखूंगा, और आप चीज़ों को अलग ढंग से देखेंगे, और बहुत सारे लोग अलग ढंग से देखेंगे। मैं विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं, मैं चाह रहा हूं कि आइए हम यूपीएससी के लिए एथिक्स की पढ़ाई करें, जबकि आपको मालूम है कि मैं तो प्रबंध शास्त्र का अध्यापक हूं। मैं पिछले 30 साल से प्रबंध शास्त्र पढ़ा रहा था। यद्यपि प्रबंध शास्त्र में हम निरंतर नैतिकता की बात करते हैं, यानी मैं पिछले 30 साल से प्रबंध में नैतिकता, उससे जुड़ी हुई तमाम बातें और तमाम केस स्टडीज की चर्चा पिछले 30-35 सालों से कर ही रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि क्या बात है, लेकिन क्या और कोई अध्यापक ऐसा करना चाह रहा है? उसने किस चीज को महत्व दिया, किसने किसको वैल्यू की, ये बात हमारी परवरिश, समाज और व्यक्तिगत सोच से प्रभावित होती है। यानी हम अगर एक स्लाइड में ये देखना चाहें कि सिद्धांत और मूल्यों में क्या अंतर है, तो सिद्धांत तो मित्र हुए प्राकृतिक नियम, जबकि मूल्य मेरे आपके हुए। समाज भी कह सकता है कि हमारे तो मूल्य ये हैं। शिक्षकों के मूल्य क्या हैं, हिंदुओं के मूल्य क्या है, मुसलमानों के मूल्य क्या है। अब देखिए, पंथ पर आधारित भी चर्चा शुरू हो गई, यानी ये सामाजिक मानदंड भी हो सकते हैं। अव्यक्तिक है सिद्धांत और ये व्यक्तिगत है। सिद्धांत हमेशा तथ्यपरक है, जबकि मूल्य भावना पर आधारित है। सिद्धांत हमेशा वस्तुपरक है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मूल्य व्यक्तिपरक है या सब्जेक्टिव है। सिद्धांत हमेशा स्पष्ट है, कहीं कोई डाउट है नहीं, पेंसिल छोड़िए गिरेगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो वैल्यूज हैं वो तर्क योग्य हैं। हो सकता है गिरे, हो सकता है ना गिरे, हो सकता है ऊपर चली जाए, हो सकता है दाएं चली जाए। ऐसा अगर है तो फिर वैल्यू है, यानी मैं क्या सही मानता हूं, आप क्या सही मानते हैं, ये वैल्यू हो गई। बहुत सामान्य सा उदाहरण अगर हम लें तो हम ये कहते हैं कि आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, आप मदिरा पान करते हैं या नहीं करते हैं। शाकाहारी हैं तो भी क्या आप जैन भोजन करते हैं, तो भी क्या आप समय से भोजन करते हैं। और देखिए, डॉक्टर कहते हैं कि आप सोने से कम 2.5 से 3 घंटा पहले भोजन कीजिए। यह सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत मित्रों ये है कि यदि आप सोने के समय से 2.5 से 3 घंटा पहले भोजन नहीं करेंगे तो वो पाचन तंत्र उसको पचा ही नहीं पाएगा। अगर नहीं पचेगा तो आपके पेट में वो उत्पाद करेगा, वो ठीक से पच नहीं पाएगा, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, गैस बनाएगा, तरह तरह की समस्याएं आपको होंगी और बीमारियां होने लगेंगी। और अगर पच चुका होगा तो फिर शरीर सोते समय रीबिल्डिंग में लग जाएगा। नहीं तो शरीर रीबिल्ड नहीं कर पाता, रिक्रिएट नहीं कर पाता। सोते समय शरीर अपने आप को फिर से बनाता है, जो बीच में जगते समय आपने डैमेज किया होगा अपने शरीर को, शरीर उसका पुनर्निर्माण करता है। लेकिन आपने तो भोजन ही लेट किया, तुरंत सो गए। अब जब आप सो गए तो शरीर बेचारे के पास एक काम आ गया, इसको ये जो अपचा हुआ भोजन है इसको पहले पचाओ। अब पुनर्निर्माण नहीं हो रहा, रिक्रिएशन नहीं हो रहा। तो फिर यहां इस सिद्धांत को कि हमें शयन से पहले कम से कम 2.5 से 3 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए और शाम का भोजन हल्का करना चाहिए। यदि आप नहीं मान रहे हैं तो ये आप मूल्य क्या दे रहे हैं इसको, ये बात हो गई। यानी मूल्य क्या हुआ? ये मूल्य हो गया, ये देखिए, किसी विचार के बारे में, किसी सिद्धांत के बारे में, किसी कार्य के बारे में कब भोजन करना चाहिए, इसके बारे में आपने कोई निर्णय लिया और तब आप अपना कोई काम कर रहे हैं। आप इस पर तर्क कर सकते हैं कि मुझे तो ऑफिस से आने में ही देर हो जाती है, मेरे को खाना देर से मिलता है, मैं कब खाऊं कब सोऊं, ये सब आपका निर्णय है। तर्क करते रहिए, लेकिन
खाते ही सो जाने के परिणाम क्या होंगे ये स्पष्ट है, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता और इस पर विवाद की कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं, अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि मैं रोज योगाभ्यास करता हूं। कोशिश मेरी रहती है कि मैं कम से कम 75 मिनट योगाभ्यास करूं। हालांकि 120 मिनट से कम करता हूं तो मुझको मजा नहीं आता। 75 मिनट की डोज तो मुझको मिनिमम चाहिए, एवरेज 90 मिनट्स और अच्छी डोज मुझे मिले तो 120 मिनट्स। आपको जब खुद करने लगेंगे तो यकीन होगा कि यदि मैं योगाभ्यास नहीं करता तो मेरी दाढ़ी नहीं बढ़ती और अगर मैं योगाभ्यास करता हूं तो दाढ़ी मेरी तेजी से बढ़ती है। का मतलब क्या हुआ कि कैसे शरीर पुनर्निर्माण कर रहा है। जब भी शरीर अपना पुनर्निर्माण करता है तो इस पुनर्निर्माण में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, उप उत्पाद या अवशेष उत्पन्न होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सब्जी काटी तो छिलका निकल आया, तो ऐसे ही जब भोजन पचता है तो क्या क्या होता है वो आपको पता है। इसी तरह से जब बोन मैरो बनता है तो बाल बढ़ता है, नाखून बढ़ता है। यदि मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूं तो बोन मैरो कम बनना शुरू हो जाता है, यानी मेरी दाढ़ी के बाल थोड़ा कम बढ़ते हैं, नाखून कम बढ़ते हैं और मैं ठीक से योगाभ्यास करूं तो मेरे बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मैंने इसको बहुत आजमा कर देखा है कि कुछ यौगिक क्रियाओं की मदद से आप अपने बालों की मोटाई भी बढ़ा ले जाते हैं, उसको काला भी कर ले जाते हैं। बाबा रामदेव तो निरंतर इसकी शिक्षा दे रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी चीजें तथ्यात्मक हैं, वस्तुपरक हैं, मेरी और आपकी नहीं है, बल्कि सबके लिए वैसी ही है। किसी एक से लेना देना इसका नहीं है। यह है क्या? यह है तथ्यात्मक, वस्तुपरक, स्पष्ट। अब आप इसको मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। तर्क करने योग्य मूल्य हो सकता है कि जब हम कैसे पढ़ें, कैसे करें, बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। तो यह मित्रों अंतर हुआ सिद्धांतों और मूल्यों में। अब मूल्यों के बारे में और कुछ आगे बात करते हैं, जिसमें बात है हमारे पास मानवीय मूल्यों की। किसको हम मूल्य कहें, आइए इसकी कुछ परिभाषाएं, कुछ और बातें हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। यानी मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य से क्या मतलब है, आइए इसको समझते हैं। अंतरों को समझने के बाद मानवीय मूल्य वह है जिसको मैं महत्व देता हूं, मेरे लिए मूल्यवान है। जैसे मैं कहता हूं कि आलू का क्या दाम है, आलू का क्या भाव है, आलू का क्या मूल्य है, आलू का क्या प्राइस है, यानी आलू का क्या मूल्य है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए x का मूल्य 5 है। गणित में आपने अक्सर देखा होगा, गणित में हम इसी तरह से x को 5 मानते हैं, 7 मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यह भी एक मूल्य है। नदी के किनारे पानी का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वहां पानी बहुतायत में उपलब्ध है। रेगिस्तान में पानी का बहुत मूल्य है। जो चीज धीरे धीरे कम होती चली जा रही है उसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। जिस चीज की मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, मूल्य बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। अर्थशास्त्र में हम निरंतर पढ़ते हैं। मैं किस विवाद को मूल्य दूंगा, यह महत्वपूर्ण है। जैसे एक सड़क के किनारे कुछ लोग पत्थर तोड़ रहे थे। उधर से कोई राहगीर गुजरा, उसने पूछा किसी एक से कि भाई क्या कर रहे हो? चलिए कुछ नहीं साहब, किस्मत फोड़ रहा हूं। चलिए साहब, एक बात ये हो गई, किस्मत फोड़ रहा हूं। दूसरे से पूछा भाई आप क्या कर रहे हैं? कि देखते नहीं पत्थर तोड़ रहे हो। ठीक है साहब, पत्थर टूट रहा है। तीसरे से पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? कि वही जो सामने बिल्डिंग बन रही है उसी के लिए पत्थर तोड़ रहा हूं, उसी में लगेगा। चौथे से पूछा आप क्या कर रहे हैं? बोले वो मंदिर बना रहा हूं, जो सामने मंदिर बन रहा है उसको बना रहा हूं। कार्य वही है, आपने उसको कैसे देखा, कैसे उसका मूल्य निर्धारित किया, कैसे उसका मूल्यांकन किया, यह आपकी अभिवृत्ति भी है और यह आप किसी बात को क्या महत्व दे रहे हैं वह भी है। लेकिन नीति शास्त्र के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं
तो मूल्य का आशय भौतिक मूल्य या परिमाणात्मक मूल्य से न होकर जीवन के गुणात्मक पक्ष से है। अब यहां हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं या गुणात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं। व्यक्ति जिन चीजों को प्राथमिकता देता है या महत्व देता है वह मूल्य है। यह वरीयताएं, प्राथमिकताएं उसका मूल्य बन जाते हैं। मैं किस चीज को महत्व दे रहा हूं? मैं खेत में चला जा रहा हूं, जूता गंदा ना हो जाए इसको महत्व दे रहा हूं, या जो फसल है वो मेरे पैर के नीचे न दब जाए इसको महत्व दे रहा हूं, या कोई चींटी जा रही थी वो मेरे पैर के नीचे न दब जाए इसको महत्व दे रहा हूं। किसको महत्व दे रहा हूं? मूल्य व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार के लिए पाया जाने वाला एक कोई तत्व है, वांछनीय प्राथमिकता है। हम कहते हैं कि भाई इतना तो करो, आदमी हो, आदमी की तरह तो रहो, निर्दयी मत बनो, मनुष्यता रखो, तो यह मूल्य हो जा रहा है। इसी तरह यदि समाज किस चीज को प्राथमिकता दे रहा है तो वह समाज का मूल्य हो जा रहा है। अब देखिए कितनी मजेदार बात हुई। दो बातें हमारे सामने स्पष्ट हुई, एक हुई व्यक्ति के विषय में और एक हुई समाज के विषय में। व्यक्ति सामाजिक व्यवहार के लिए जिसको भी वरीयता दे रहा है वह प्राथमिकता है, तो वह उसका मूल्य बन जा रहा है। समाज जिस बात को प्राथमिकता दे रहा है वह सामाजिक मूल्य बन जा रहा है। समाज किसी चीज को प्राथमिकता देता है तो वह सामाजिक मूल्य बन जा रहा है। समाज व्यक्ति से जिन जिन व्यवहारों की अपेक्षा करता है वह आदर्श मूल्य कहला रहा है। अब यह आदर्श मूल्य है। समाज मुझसे उम्मीद करता है कि मैं शिक्षक की तरह से कैसे व्यवहार करूं। आपका परिवार आपसे उम्मीद करता है कि आप परिवार का सदस्य होने की कारण नाते कैसा व्यवहार करें। अब ये क्या हो गया? यह हो गया मित्रों पारिवारिक मूल्य। ये पारिवारिक मूल्य हो गया, फैमिली वैल्यूज। हमारी फैमिली में ऐसा होता है, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। ये पारिवारिक मूल्य हो गया। व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, पेशे से जुड़े हुए मूल्य, परिवार के मूल्य, ये सब लगातार हमारे सामने आ रहे हैं और बदल रहे हैं। मूल्य यानी अलग अलग ढंग से देखा जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर मूल्य निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। कैसे देखा जाएगा? मैं कैसे देख रहा हूं अलग बात है, आप कैसे देख रहे हैं अलग बात है, दोनों में अलग अलग हो सकता है। व्यक्ति जिसको हम कहते हैं कि अनैतिक है या नैतिक है, नैतिक है या अनैतिक है, यानी समाज जिसको सही मान रहा है, जिसको समाज सही नहीं मान रहा है, उनसे अलग हो सकता है। मैं किसी ऐसी चीज को प्राथमिकता दे सकता हूं जिसको आमतौर से अनैतिक माना जाए। अगर मैं किसी ऐसी चीज को प्राथमिकता दे रहा हूं जिसको अनैतिक माना जाए तो मैंने तो इसको मूल्य दे दिया, मेरे लिए यह मूल्यवान हो गई। मैंने कहा मैं चोरी करूंगा। बहुत से समुदाय ऐसे हैं जिनका जीविकोपार्जन का साधन केवल चोरी है, वहां वो चोरी को मूल्य देते हैं। और ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सारे नैतिक कार्यों को महत्व दूं और मूल्य दूं। तो ये अब सापेक्ष हो गया, व्यक्तिपरक हो गया, व्यक्ति पर निर्भर हो गया, व्यक्ति से अलग नहीं रहा। किंतु सामाजिक स्तर पर मूल्य नैतिकता से युक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज की सामूहिक प्राथमिकता को प्रदर्शित करते हैं। ये समाज किसको प्राथमिकता देता है? विदेशों में जाइए, कोई भी बच्चा सड़क पर जा रहा है, पूरा यातायात रुक जाता है, सब रुक जाते हैं। यहां पता नहीं क्या होता है, यहां तो मतलब उसको कुचल के चला जाए आदमी। तो किसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं? सामूहिक प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? यह समाज हो गया। यह समाज पंथ के रूप में भी हमारे समक्ष आता है। अलग अलग ढंग से हम इस समाज को देखते हैं। हम एक बहुत मोटा वर्गीकरण कहते हैं कि ग्रामीण समाज है, ये शहरी समाज है, ये पढ़ा लिखा समाज है, ये कम पढ़ा लिखा समाज है। और जब जैसे ही आप किसी समाज की बात कर रहे हैं तो वैसे ही आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि ओहो, इस समाज में किसको मूल्यवान माना जाएगा। इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। कभी कभी समाज ऐसे कृत्यों या व्यवहारों को समर्थन देता है
जो हानि पहुंचाते हैं और निष्पक्ष नहीं होते। ये उस समाज का मूल्य हो गया। चोरों का अलग समाज है, बदमाशों का अलग समाज है, विद्यार्थियों का अलग समाज है। अब देखिए, विद्यार्थी अगर नाराज हुआ तो ये करता है कि संपत्ति को तोड़फोड़ करने लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं विद्यार्थियों को दोष दे रहा हूं। ना, मैं विद्यार्थियों को दोष नहीं दे रहा हूं। अब परिवार में भी तो यही देखते हैं, कोई नाराज होता है तो अक्सर आप देखते हैं कि वो सामान तोड़ने फोड़ने लगता है, कुछ फाड़ देता है, कुछ नष्ट कर देता है, यानी हानि पहुंचाने की क्रिया को महत्व दिया जा रहा है। ऐसे कृत्यों को नैतिक नहीं कहा जा सकता, यद्यपि वे सामाजिक मूल्य माने जाते हैं। आइए देखें कि दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश में मूल्यों को कैसे परिभाषित किया गया है। आरंभिक एवं संकुचित अर्थ में मूल्य का उस आदर्श अथवा उपयोगिता से तात्पर्य है जिसका संबंध जीवन के आदर्शों से है। हम इसको उपयुक्त, आदर्श, सही, उचित मानते हैं तो वही मूल्य है। अब ये वाला मूल्य वो वाला मूल्य नहीं है जिसको हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा या गणित में पढ़ा और जिसको हमने देखा कि जो अभाव जनित है, बल्कि क्या है, मूल्य उस आदर्श अथवा उपयोगिता का द्योतक है जिसका संबंध जीवन के आदर्शों से है। इसके अलावा एक विस्तृत परिभाषा भी है हमारे पास जो व्यापक है और पुनर्विवेचित है। पुनर्विवेचित जो परिभाषा है हमारे पास वो क्या है? वो है मूल्यों को जीवन से संबंधित स्तरों एवं क्षेत्रों के उन समस्त संदर्भों, आदर्शों और आकांक्षाओं में प्रयोग किया जाने लगा जिनका विस्तार दैहिक, इंद्रिय और जैविक धरातल से लेकर धार्मिक, सौंदर्यात्मक तथा आध्यात्मिक धरातल तक होता है। यानी वो सारी बातें जो आदर्श से संबंधित है, उस संदर्भ से संबंधित है जहां आदर्श की बात हो रही है। समस्त संदर्भों, आदर्शों और आकांक्षाओं, इतनी बातें हैं। ये सारी बातें जब मिल जा रही हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि ये मूल्य है। किस जगह, किस संदर्भ में? दैहिक, इंद्रिय और जैविक धरातल। यही बात नहीं रुकी, धार्मिक, सौंदर्यात्मक तथा आध्यात्मिक धरातल भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो जिसको भी हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जिसको हम वरीयता दे रहे हैं, वह मूल्य हो गया। संदर्भ भी हो सकता है, आदर्श भी हो सकता है, आकांक्षा भी हो सकती है। इसके लिए निर्धारक तत्व, और यह दैहिक, इंद्रिय, जैविक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक कुछ भी हो सकता है। हम किस रंग को महत्व देते हैं? अब देखिए यहां पर भी मूल्य आ गया। ये क्या हुआ? ये सौंदर्यात्मक हो गया। धार्मिक में किस तरह के अनुष्ठान को, रीति रिवाज को हम महत्व दे रहे हैं, ये मूल्य हो गया। आध्यात्मिक धरातल पर हम किस बात को महत्व दे रहे हैं? अगर हम आध्यात्मिक स्तर से बहुत ऊपर उठे हुए हैं तो हम प्रकृति के सभी अंगों को महत्व देते हैं, पशुओं को, पेड़ों को, वनस्पतियों को। तो यह भी मूल्य की तरह से हमारे सामने आने लगा। यह मानव की आवश्यकता, अभीप्सा, आकांक्षा की पूर्ति करने वाला तथ्य या आदर्श है। मेरी कुछ चाहत है, मैं चाहता हूं कि यह हो जाए, इसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जो भी कर रहा हूं वही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया। इस समय तो पहले ये करो, इस समय पहले हथियार उठाओ, इस समय पहले जो सामने है उसको मारो या अपना बचाव करो। अब दोनों में से आप चुन लीजिए। जो भी आप चुन ले रहे हैं वही आपका मूल्य हो गया। आपको भूख लगी है, आप चोरी कर ले रहे हैं। आपकी आकांक्षा, अभीप्सा, जरूरत, आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। अब ये आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपने जो चाहा किया। आपके पड़ोसी ने बड़ा मकान बना लिया और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप भी बड़ा मकान बनाएं। अभीप्सा, आपकी आमदनी में तो नहीं हो पा रहा है, आपने रिश्वत लेना शुरू कर दिया, या आपने अतिरिक्त कमाई के लिए और मेहनत करनी शुरू कर दी। मैं भी कुछ दिन पहले किसी दूसरे शहर में गया तो वहां मैंने ओला बुलाई और ओला टैक्सी में जो ड्राइवर आते हैं मैं उनसे बात जरूर करता हूं। तो इन ड्राइवर साहब से मैंने बात करनी शुरू की
इनसे पूछा साहब कितने बजे आप टैक्सी निकालते हैं, कितने बजे वापस खड़ी कर देते हैं? तो इन्होंने बताया कि साहब मैं सुबह 3:30 से 4 के बीच में निकालता हूं और 9:30 तक चलाता हूं। मैंने कहा अच्छा, फिर शाम को निकालते? बोले नहीं सर फिर नहीं निकालता। अच्छा, तो फिर क्या करते? बोले साहब 9:30 से तो मेरा ऑफिस शुरू हो जाता है ना, मैं ऑफिस में काम करता हूं। मैंने कहा अरे आप क्या काम करते? तो पता चला कि वो किसी प्राइवेट कंपनी में बहुत सीनियर अकाउंटेंट है। अरे वाह। मैंने पूछा सर आपका वेतन कितना होगा? तो उन्होंने बताया कि सर मुझे 45-50 हजार रुपए मिल जाता है हर महीने। मैंने कहा फिर आप सुबह से गाड़ी क्यों चलाते? बोले सर EMI है, मकान की किस्त जमा करनी है, तो ये कार मेरी अपनी है जो हमारे निजी प्रयोग में आती है, लेकिन मैं शाम को जल्दी सो जाता हूं, 9 साढ़े 9 तक सो जाता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं, 3:30 बजे 4 बजे कार लेके निकलता हूं और उसके बाद 9:30 बजे तक गाड़ी चलाता हूं, जिससे मुझे कुछ आमदनी हो जाती है और जिससे मैं अपने मकान की किस्त दे पाता हूं। 9:30 बजे मैं अपनी ही कार से अपने ही दफ्तर चला जाता हूं, बात खत्म। यानी इस व्यक्ति ने मेहनत को मूल्य दिया। ये अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, और भी बहुत सारे तरीके पैसा कमाने के शायद निकाल लेता, लेकिन ये उसने महत्वपूर्ण नहीं माना। इसने किसको मूल्य दिया? परिश्रम को मूल्य दिया, ईमानदारी को मूल्य दिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सामने कुछ मूल्य जैसी बातें आ रही हैं। यानी मूल्य होने के लिए अब 2 बातें आवश्यक हो गई। 2 बातें कौन कौन सी आवश्यक हो गई? यह समाज द्वारा अनुमोदित हो, समाज मानता हो कि हाँ भाई ये महत्वपूर्ण है और यह किसी को हानि न पहुंचाता हो। तो अब ये कौन सा मूल्य हुआ? ये नैतिक मूल्य हो गया। मूल्य तो व्यक्तिगत भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है। अब समाज का मूल्य होने के लिए कुछ अलग अलग बातें हैं जिनकी चर्चा हमने की, लेकिन समाज इसको नैतिक मानेगा कि नहीं मानेगा? अब ये भी अगला सवाल आ गया ना कि इसको कब समाज नैतिक मानेगा? जब समाज इसको अनुमोदित करता हो और यह किसी को हानि न पहुंचाता हो, तो यह नैतिकता हो गई। लेकिन फिर से हम एक बात ये समझ सकते हैं, बहुत सारे समाजों में हानि पहुंचाना भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जहां नैतिक वही हो गया तो फिर मूल्य सापेक्ष है, व्यक्ति पर निर्भर करेगा, समाज पर निर्भर करेगा, परिस्थिति पर निर्भर करेगा, इत्यादि इत्यादि। आइए देखें कि मूल्य की कुछ परिभाषाएं क्या हैं, शायद इससे हमें और समझ में बात आए। स्पिनोजा ने कहा कि जिससे किसी इच्छा की तृप्ति होती है वही मूल्य है। वेंथम ने कहा सुख ही मूल्य है। नीत्शे ने कहा जीवन के विकास में सहायक अनुभव ही मूल्य है। अर्बन ने कहा मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करे, जो व्यक्ति और उसकी जाति की रक्षा में सिद्ध हो, असहायक हो। अलग अलग बातें हमारे सामने आ गई, एक एक करके आइए विवेचना करते हैं, देखते हैं कि बातें क्या हैं। तो पहली बात जो हमारे सामने आ रही है, जिससे किसी इच्छा की तृप्ति हो वही मूल्य हो। मेरे लिए वही महत्व है, मेरी कोई इच्छा है, वो उसकी पूर्ति के लिए जो साधन है वह मेरे लिए मूल्यवान है, यही मेरा मूल्य है। सुख मूल्य है। एक दार्शनिक वेंथम, उन्होंने कहा सुख ही मूल्य है। तीसरा नीत्शे ने क्या कहा कि जहां जीवन का विकास हो पाए वह सहायक अनुभव ही मूल्य है। और अर्बन ने और विस्तृत परिभाषा दी, मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करे। देखिए अब बात वही आ गई जो स्पिनोजा ने कहा कि इच्छा की तृप्ति हो, इच्छा की तृप्ति हो, और यहां भी इच्छा की तृप्ति हो रही है, जो व्यक्ति और उसकी जाति की रक्षा में सहायक हो, यह मूल्य हो रहा है। अब इतनी बातें जब हमने मूल्य की कर ली तो जाहिर है कि कुछ मूल्य की विशेषताएं अब हमारे सामने निकल के आ रही हैं। क्या क्या बातें हैं जिनको हम मूल्य की विशेषताएं कहें? मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है, जिनको 5 इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। 5 सेंसेस हैं हमारे पास। 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? तो 5 सेंसेस हैं हमारे पास जो हम चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छूकर महसूस कर सकते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों की मदद से
अगर हम कुछ समझ पा रहे हैं, देख ले रहे हैं, महसूस कर ले रहे हैं, तो वह मूर्त है, अमूर्त नहीं है। और अमूर्त क्या है? जो इन 5 इंद्रियों की समझ से, बोध से परे है, यानी मूल्य अमूर्त हो गए। कैसे? प्यार। क्या प्यार को आपने कभी देखा? आप कहेंगे नहीं, सब बच्चे को मां प्यार करती है तो उसको हमने देखा। तो बच्चे के प्रति मां का व्यवहार देखा, जिसको आप प्यार कह रहे हैं। जब मारती है तो क्या वो प्यार नहीं है? वह भी प्यार है। तब आप ये कह सकते हैं जैसा प्यार वह भी है, लेकिन इस प्यार को तो हमने क्रोध के रूप में देखा, भावना। तो मूल्य अमूर्त होते हैं। ईमानदारी को आपने नहीं देखा, सत्य को आपने नहीं देखा, निष्ठा को आपने नहीं देखा, शांति को आपने नहीं देखा। यह है मूल्यों की प्रकृति। दूसरी बात, मूल्यों की विशेषताओं में मूल्य स्थान एवं समय के अनुसार बदलते हैं। यहां उत्तर भारत में पैर छूना एक मूल्य है, और उत्तर भारत में क्या, उत्तर प्रदेश में आ जाइए, बिहार में आ जाइए, तो वहां किसी भी बड़े को पहले नाम से नहीं पुकारा जा सकता। उसको सर कहेंगे, अरुण कुमार जी कहेंगे, महोदय कहेंगे, श्रीमान कहेंगे, कुछ कहेंगे, आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, भैया कहेंगे। लेकिन आप अभी बॉम्बे चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, वहां प्रथम नाम ही महत्वपूर्ण है। यूरोप में, अमेरिका में तो पहले नाम से ही बुलाया जाता है। यानी सम्मान देने का तरीका भी समय एवं स्थान के अनुसार बदल रहा है। समय एवं स्थान के अनुसार बदल रहा है। अलग अलग समय पर एक ही संस्कृति में मूल्यों में बदलाव दृष्टिगोचर होता है। कैसे? कोई संस्कृति है और 10 साल पहले कुछ और होता था, अब 10 साल बाद परंपराएं बदल गईं। किसी के सामने आप हैं तो कैसे व्यवहार कर रहे हैं, दादाजी के सामने हैं तो कैसे बात करते हैं, पिताजी के सामने हैं तो कैसे बात करते हैं, और भाइयों में जब बात हो रही है तो कैसे बात कर रहे हैं, ये अलग अलग है। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग ढंग से मूल्य हो रहा है। और ये जन्मजात नहीं होते, बल्कि इन्हें धीरे धीरे हम सीखते हैं या अर्जित करते हैं। किसी समाज विशेष के संदर्भ में मूल्य सापेक्षता, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष, वस्तुनिष्ठ होते हैं। अब देखिए, 2 बातें हो गई। व्यक्तिनिष्ठ नहीं है यानी वस्तुनिष्ठ है, और हम फिर भी कह रहे हैं कि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। 2 अलग बातें हैं। जब हम समझते हैं कि कोई चीज निरपेक्ष है तो वह वस्तुनिष्ठ है, सापेक्ष है तो व्यक्तिनिष्ठ है। लेकिन यहां दोनों शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, दोनों में अलग अलग बात हो जा रही है। क्या? किसी समाज विशेष के संदर्भ में, यहां समाज विशेष का संदर्भ आ रहा है। समाज विशेष के संदर्भ में अब वस्तुनिष्ठ हो गया, यह समाज में ये चलेगा। सापेक्षता, किसी समाज में कुछ निरपेक्ष होगा, कुछ सापेक्ष होगा। इस समाज में यह सापेक्षता वस्तुनिष्ठ है, समाज के हिसाब से बदल रहा है। यानी जिस समाज में है उस समाज के लिए तो स्थिर हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, व्यक्तिनिष्ठ नहीं हुआ, समाजनिष्ठ हो गया। लेकिन बदल रहा है, सापेक्ष है, अलग अलग समाज में अलग अलग माना जाएगा। अर्थ क्या हुआ कि यह सामाजिक आदर्श हो गया। वैसे तटस्थ है, इंडिफरेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं, अब व्यक्ति पर आधारित है, समाज पर आधारित है, वो अपने आप में कुछ नहीं है। इसके आधार पर कोई नैतिक नियमों को विकसित किया जा सकता है, लेकिन वो अपने आप में कुछ नहीं है। जिसको आप मानेंगे कि यह सही है, वही सही माना जाएगा। नैतिक निर्णय लेने में यह एक प्रेरक तत्व के रूप में इस्तेमाल होगा, और उस तरह से ये मूल्य सार्वभौतिक हो गया। अंततः मार्गदर्शक है, नियामक है, किसके लिए? मानवीय व्यवहार के लिए। स्वयं चुना हुआ विश्वासी आदर्श है व्यक्ति के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में। समाज ने चुन लिया कि यही हमारे समाज का प्रचलन है, यही तरीका है, यही रीति रिवाज है, ये किया जाना चाहिए, तो वो विश्वासी आदर्श है। अब वो सही है या गलत है, ये अलग बात है। मूल्य सामाजिक रूप से वांछनीय लक्ष्य है, जिसे अभ्यास या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से
आत्मसात किया जा सकता है, किसको सही माना जाए। करते 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 मैं सीख गया और मैं भी इसी को सही मानने लगा। कैसे सीख गया? क्योंकि मैं किसी समाज का हिस्सा था, वैसे ही बात होने लगी। तो ये विशेषताएं हुई मूल्य की। आइए देखें कि मूल्यों का वर्गीकरण क्या है, कैसे हम वैल्यूज को क्लासिफाई कर सकते हैं। मूल्यों के वर्गीकरण में एक बात तो स्पष्ट है कि मूल्य असीमित है और जितने भी क्षेत्र होंगे मनुष्य के जीवन में उतने ही मूल्य बन जाएंगे। यानी इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं जीवन व्यवहार के क्षेत्र के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और दृष्टिकोण के आधार पर। एक एक करके आइए देखते हैं। जीवन व्यवहार के क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यदि हम देखें तो वैयक्तिक मूल्य हो सकते हैं, मूल्य हो सकते हैं, पारिवारिक मूल्य हो सकते हैं, सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, वैश्विक मूल्य हो सकते हैं, राजनीतिक मूल्य हो सकते हैं, राष्ट्रीय मूल्य हो सकते हैं, पर्यावरणीय मूल्य हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं और सौंदर्यात्मक हो सकते हैं। वाह, अब तो आपकी समझ में आ रहा है कि जब इतने सारे वर्गीकरण और इनके संदर्भों में हम मूल्यों को देख रहे हैं तो फिर मूल्य और स्पष्ट हमारे लिए हो जाएगा। जितनी बात हमने आज अभी तक समझी है उससे आगे की बात अब हमें समझ में आने लगेगी। आइए देखें कि वैयक्तिक मूल्य क्या है। वैयक्तिक मूल्य, वैयक्तिक मूल्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के मूल्य हैं और जो अलग अलग होंगे। मैं किसी चीज को मूल्यवान मानूंगा, आप किसी चीज को मूल्यवान नहीं मानेंगे। आप जिसको मूल्यवान मानेंगे हो सकता है मैं उसे मूल्यवान ना मानूं। जैसे मैं कहता हूं कि साहब किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है और कोई जल्दी गुस्सा नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके मूल्य अलग अलग हैं। कोई कहता है कि साहब हम जहां काम करते हैं उनके संसाधनों का प्रयोग निजी हित के लिए नहीं करेंगे, उसका मूल्य है। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे लोगों में आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही वो कहते हैं कि साहब हम तो कंपनी के साधन पर या सरकार के साधन पर काम करते हैं, व्यक्तिगत हो चाहे व्यक्तिगत ना हो। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मूल्य। दूसरा आधार हमारे पास है पारिवारिक मूल्य। पारिवारिक मूल्य का क्या मतलब हुआ? जिसे परिवार महत्व देता है। इसके आधार पर पारिवारिक जीवन सुखद बनता है। कैसा? मैत्री, करुणा, समायोजन, एडजस्टमेंट। तुम एडजस्ट कर लो, हम एडजस्ट कर ले, मेहमान आया है, आप कहते हैं भाई भैया के कमरे में सो जाओ, हम लोग एक ही कमरे में सो जाएंगे, ड्राइंग रूम में एडजस्ट कर लेंगे। सहयोग, विश्वास, निजता, प्राइवेसी, प्रेम, कर्तव्य निष्ठा इत्यादि पारिवारिक मूल्य हैं। अब आइए देखें कि सामाजिक मूल्य कौन से हैं। सामाजिक मूल्य उनको हम कहेंगे जिन्हें समाज महत्व देता है, जिनके आधार पर सामूहिक जीवन सुखद पूर्ण ढंग से समाज में जिया जा सकता है। जैसे सत्य, सामंजस्य। अब सत्य को अगर समाज महत्वपूर्ण मान रहा है, सामाजिक मूल्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पारिवारिक मूल्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्तिगत मूल्य नहीं है। ये व्यक्तिगत मूल्य भी है, पारिवारिक मूल्य भी है, सामाजिक मूल्य भी है। अहिंसा, प्रामाणिकता, ऑथेंटिक, जो भी बात करिए ठीक से बात करिए। कर्तव्य भावना, परस्पर सहयोग इत्यादि को हम सामाजिक मूल्य कह सकते हैं। इनमें से बहुत सी बातें पारिवारिक मूल्य भी होंगी और व्यक्तिगत मूल्य भी होंगे। वैश्विक मूल्य क्या है? तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में जिनको हम कहें कि ये महत्वपूर्ण है, उनका कोई योगदान है, जैसे शांति, सहअस्तित्व, सुरक्षा, अहिंसा, ये वैश्विक मूल्य हो गए। फिर से आइए देख रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको हम पारिवारिक, व्यक्तिक, सामाजिक और वैश्विक सभी जगह महत्वपूर्ण मानेंगे, मूल्य उनको मानेंगे। राजनीतिक मूल्यों में भी बहुत सारी बातें वही होंगी। राजनीतिक मूल्य क्या है? जो प्रजा के हितों की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाएं। चिकित्सा, रोजगार, न्याय, ये सब देश की, प्रजा की आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति अगर होती रहेगी तो प्रजा यानी जनता का जीवन संतुलित होगा और सुखी रहेगा। यहां अब कौन से मूल्य हो गए राजनीतिक जीवन के? राजनीतिक मूल्य क्या हो गए? अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा, न्याय,
प्रामाणिकता, ये सारी बातें राजनीतिक मूल्यों में आ गई। फिर है कुछ राष्ट्रीय मूल्य, ओह देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति सम्मान, सुरक्षा, त्याग की भावना, ये राष्ट्रीय मूल्य हो गए। फिर पर्यावरणीय मूल्य है। पर्यावरणीय मूल्य का क्या मतलब हुआ? वनस्पति की रक्षा, प्रदूषण की रोकथाम, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। फिर है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य व्यक्ति को जीने का ढंग देती हैं। प्रत्येक समाज की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न संस्कृति के अनुसार वो समाज जीता है, उसमें अलग अलग कुछ बातें होती हैं। जैसे एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये सांस्कृतिक मूल्य है। परस्पर सहयोग, मेलजोल की भावना, परस्पर मैत्री और करुणा, प्रेम, विश्वास, ये सारी बातें हमें सांस्कृतिक मूल्यों की तरह समझ में आती हैं। यानी ये संस्कार हमें मिलते हैं, इससे हमारा समाज सुदृढ़ होता है। फिर मित्रों है कुछ आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य व्यक्ति को वह जानने में मदद करते हैं जो अगम्य है, जिसको जाना नहीं जा पाता, ये जिसको जानने में हमें बहुत कठिनाइयां होती है। गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने में, साथ साथ जीवन को चरित्रवान बनाने में मदद करते हैं। ये हमें सत्य का साक्षात्कार कराते हैं। और अंत में सौंदर्यात्मक मूल्य। मेरा सौंदर्य बोध अलग है, किसी दूसरे का सौंदर्य बोध अलग है, तो इसको हम कहते हैं सौंदर्यात्मक मूल्य। इस तरह से मित्रों हमने देखा कि जीवन व्यवहार के क्षेत्र में मूल्यों का क्या वर्गीकरण है। अब उद्देश्य के आधार पर भी हम मूल्यों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दो तरह के मूल्य उद्देश्य के वर्गीकरण के आधार पर हमारे सामने आ रहे हैं। एक है साधन मूल्य और एक है साधन मूल्य। आइए देखें कि साधन मूल्य क्या है। ऐसे मूल्य जिनके माध्यम से साध्य मूल्यों की प्राप्ति की जाती है, उनको हम कहते हैं साधन मूल्य। और ऐसे मूल्य जिन्हें आप व्यक्ति प्राप्त या आत्मसात करना चाहता है, उन्हें हम कहते हैं साध्य मूल्य। कैसे? मैं कहता हूं कि मुझे शांति चाहिए। कब मिलेगी शांति? ईमानदारी से आएगी, धैर्य से आएगी, विनम्रता से आएगी। क्रोध से तो शांति नहीं आएगी। उत्तरदायित्व लेने से आएगी, उत्तरदायित्व से बचने से तो नहीं आएगी। मुझे संतोष चाहिए। कहां से मिलेगा संतोष? धैर्य से आ जाएगा। यानी जो संतोष है वह तो हो गया साध्य, और इसके लिए साधन क्या हो गया? इसके लिए साधन हो गया धैर्य। ठीक है, हो जाएगा। धैर्य रखो, संतोष वहां से आएगा। तो कुछ साधन मूल्य है और कुछ साध्य मूल्य है। जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साध्य मूल्य है, और जिनकी मदद से हम प्राप्त करना चाहते हैं वो साधन मूल्य है। इसी तरह से दृष्टिकोण भी मदद करता है ये समझने में कि मूल्य किस तरह के हो सकते हैं। एक सकारात्मक हो सकते हैं और एक नकारात्मक हो सकते हैं। सकारात्मक मूल्य कौन से हैं? जिसको हम कहते हैं नैतिक है, वांछनीय है, जैसे अहिंसा, शांति, न्याय। तो फिर नकारात्मक क्या हो सकता है? जिसको हम कहते हैं ये नहीं करो भाई, अवांछनीय है, जैसे हिंसा। तो अहिंसा हो गई सकारात्मक और हिंसा हो गई नकारात्मक। शांति, यहां विद्रोह, विद्वेष, अन्याय, न्याय। अब आप समझ पा रहे हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक मूल्य क्या होते हैं। अगला सवाल एक हमारे सामने आता है कि मूल्य आत्मनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ हैं, यानी व्यक्ति के अनुसार बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। निरंतर हम चर्चा करते आ रहे हैं कि मूल्य व्यक्तिपरक हैं, व्यक्ति के हिसाब से चलेंगे, यानी आत्मनिष्ठ होंगे। तो आइए देखें कि आत्मनिष्ठ क्या है, वस्तुनिष्ठ क्या है। आत्मनिष्ठ वह है जहां मतों में भिन्नता पाई जाती है, तो स्वाभाविक रूप से फर्क आएगा। मैं कुछ सोचता हूं, आप कुछ और सोचते हैं। वस्तुनिष्ठ कहां है? जहां कोई भिन्नता है ही नहीं, मेरे आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जो है वो है, जहां सर्वसम्मति है। सर्वसम्मति है, यहां कोई मतों में भिन्नता नहीं है, यहां मतैक्य है। तो मूल्य शुद्ध रूप से ना तो वस्तुनिष्ठ है ना आत्मनिष्ठ है। कोई कोई मूल्य वस्तुनिष्ठ है, बहुत सारे मूल्य
आत्मनिष्ठ हैं, व्यक्तिपरक हैं। जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही महत्व देता है, वैसा वो मूल्य हो जाता है। विभिन्न मूल्यों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का स्तर भी अलग अलग हो सकता है। कैसे, आइए और समझते हैं। यदि मूल्य समय, स्थान या परिस्थिति से प्रभावित हो जा रहा है तो उसमें आत्मनिष्ठता का स्तर अधिक होगा। सुबह क्या किया जाए, शाम क्या किया जाए, इंडिया में क्या किया जाए, रशिया में क्या किया जाए, यूरोप में क्या किया जाए, अब देख लीजिए, यानी अब मुझ पर डिपेंड हो गया, इंडिपेंडेंट नहीं है। और यदि प्रभावित नहीं होता तो फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया, फिर यह आत्मनिष्ठ नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, यह वस्तुनिष्ठ हो गया। वस्तुनिष्ठ कब हुआ? जितना मानक होता चला जाएगा, जितना यूनिफॉर्म होता चला जाएगा, उतना ही उसका सामाजिक क्षेत्र भी बढ़ेगा और वस्तुनिष्ठता भी अधिक होगी। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में एक जैसे होंगे, प्रत्येक परिस्थिति, समय, समाज एक ही होंगे, उसको हम डिस्प्यूट या आर्ग्यू नहीं कर सकते, उस पर बहस नहीं कर सकते। जैसे सत्य, ज्ञान, प्रेम, शांति, प्राकृतिक न्याय, पोएटिक जस्टिस। तो यहां पर वस्तुनिष्ठता अधिक हो गई। कुछ मूल्य ऐसे हैं जो जितने वस्तुनिष्ठ हैं उतने ही आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं, जैसे शाकाहार और मांसाहार। कुछ मूल्य ऐसे हैं जो विशेष वर्गों द्वारा ही मान्य होंगे, यहां आत्मनिष्ठा अधिक हो गई, जैसे समलैंगिक विवाह। शुरू में ही मैंने कहा कि ग्रामीण परिवेश से आएंगे तो कुछ अलग मूल्य होंगे और शहरी परिवेश से आएंगे तो कुछ अलग मूल्य होंगे। तो इसी तरह ग्रामीण एवं आदिवासी समाजों के मूल्यों में वस्तुनिष्ठता अधिक होगी और शहरी समाज में वस्तुनिष्ठता कम होगी। वहां कन्वीनियंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जा रही है। क्यों हमारे पास ग्रामीण समाज में या आदिवासी समाज में मूल्यों को वस्तुनिष्ठ माना जा रहा है? क्योंकि इनका बाहरी समाजों के साथ संपर्क कम है और यहां मूल्यों के संदर्भ में मतैक्य है, भिन्नता नहीं है। इन लोगों ने देखा ही नहीं, इन्होंने जाना ही नहीं, छोटा परिवेश है, एक सच है, जो सच है वही सच है, उसी को सच सब मान रहे हैं, उसी को महत्व दे रहे हैं। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों, समय, स्थान इत्यादि के आधार पर मूल्यों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का पाया जाना कम या ज्यादा होता रहेगा। कभी ये कम हो जाएगा या कभी अधिक हो जाएगा। जो मूल्य है वो अपने आप में कुछ नहीं है, न तो मूर्त है, न अमूर्त है, न वस्तुनिष्ठ है, न आत्मनिष्ठ है, वो तो मूल्य है। अब आप जिसको जितना महत्व दे दें, समय, परिस्थिति, घटना, सिद्धांत, जिसको जो आप महत्व दे दें, समाज महत्व दे दे, वही मूल्य है। कहां से आता है ये मूल्य? मूल्यों का विकास एक समाज के भीतर होता है। इसके निर्धारण या विकास के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी होते हैं, जो प्रत्येक समाज, संस्कृति या देश काल में मूल्यों की भिन्नता को जन्म देते हैं। कहां से ये मूल्यों में अंतर आता है? क्योंकि समाज अलग है, देश अलग है, काल अलग है और इन्हीं कारणों से मूल्य एक जैसे नहीं रह जाते। कौन कौन से कारण हैं ऐसे? कुछ भौगोलिक कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण हैं और कुछ डेमोग्राफिक या जनांकिकी कारण हैं। कौन कौन से, आइए देखें। भौगोलिक कारण हैं जैसे भूभाग, तापमान, उपजाऊ भूमि। अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनमें धैर्य कम होगा कि अधिक होगा? और देखिए आपको पता चल गया, उनमें धैर्य अधिक होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं वो मेहनत अधिक करेंगे या मैदानी क्षेत्र में रहने वाले अधिक करेंगे? ये भी आपको समझ में आ जा रहा है। तो जो टेरीन है आपकी, जिस एरिया में आप रहते हैं, वह आप में कुछ मूल्य विकसित करती है। इसी तरह से किस तरह के तापमान में आप रहते हैं वह मूल्यों के निर्धारण में मदद करेगा। अब देखिए, गर्म तापमान है, अरब देश है, वहां धूल भरी आंधियां चलती चली जा रही हैं, तो वहां मूल्य क्या है? पूरा कपड़ा सर से ऊपर तक सब ढक के रखते हैं। वहां के मूल्यों में यही इंपॉर्टेंट हो गया। वो इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं कि हम पूरा कवर करके रखेंगे। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शरीर को क्षति हो सकती है। इसी तरह से ठंडे प्रदेश है, वहां पर भी पूरा कवर करके रखेंगे। दोनों में एक जैसी बातें हो रही हैं,
लेकिन कारण अलग अलग हो रहा है। खान पान, रहन सहन, घरों का बनाना इत्यादि सभी पर तापमान का असर पड़ेगा। ऐसे ही उपजाऊ भूमि, जहां उपजाऊ भूमि है वहां के मूल्य अलग होंगे, जहां भूमि उपजाऊ नहीं है वहां के मूल्य अलग होंगे। जब उपजाऊ भूमि नहीं है तो फिर आपका आहार क्या होगा? अब शाकाहार तो नहीं हो सकता, मांसाहार हो जाएगा। और जहां उपजाऊ भूमि है वहां आपके पास शाकाहार होने की संभावनाएं बढ़ गई, बन गई, तो इसलिए आपका मूल्य हो सकता है कि आप शाकाहारी हो जाएं। आर्थिक कारक भी मूल्यों को निर्धारित करते हैं। कैसे निर्धारित करते हैं? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है जो ये क्या कहती है कि सबको एक जैसा अवसर मिलना चाहिए, सबके पास संपत्ति का वितरण समान होना चाहिए। तो यहां का मूल्य यह हो गया कि आप बहुत एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, संचय नहीं करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मनुष्य, उसकी भावनाओं के मूल्य कम हो गए, उनको कम मूल्य दिया गया, पूंजी को अधिक मूल्य दिया गया। कृषि प्रधान अगर अर्थव्यवस्था है तो वहां कैसे मूल्य होंगे? वहां पर्यावरण को ज्यादा हम महत्व देंगे। सेवा क्षेत्र प्रधान है तो वहां विनम्रता इत्यादि मूल्यों का आधिपत्य हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी डेमोग्राफी है वो मूल्यों पर प्रभाव डालती है। कैसे? अगर जनसंख्या ज्यादा है, उसका लिंग अनुपात फर्क है, जीवन प्रत्याशा फर्क है, तो हमारे मूल्य अलग अलग होते जा रहे हैं। जनसंख्या ज्यादा है तो आप किसको महत्व देंगे, किसको महत्व नहीं देंगे। मैं गया यूरोप अभी कुछ वर्ष पहले, तो मैंने देखा कि वहां जनसंख्या कम है, घनत्व कम है और बच्चे होते ही नहीं। तो एक स्कूल के बच्चे ट्रेन में जा रहे थे, कहीं टूर पे घूमने जा रहे होंगे, बच्चों को देख के सब उल्लासित हो गए। साहब जितने लोग थे प्लेटफॉर्म पे, इस ट्रेन में, बच्चों की फोटो में खींचने लगे, बच्चों को देख के तालियां बजाने लगे, मतलब वो सब खुश हो गए। अब देखिए ये फर्क आ गया। लिंगानुपात, आप पुरुष को अधिक महत्व दे रहे हैं या महिला को अधिक महत्व दे रहे हैं, पुल्लिंग को या स्त्रीलिंग को। इसी तरह से जीवन प्रत्याशा कितनी है आपके यहां, जीवन प्रत्याशा भी आपके मूल्यों को निर्धारित करेगी। यानी कुछ बातें हमने मूल्यों के बारे में निरंतर की। क्या क्या बातें की वो आपकी समझ में आ रही हैं। आइए एक बार निगाह मारते हैं कि हमने मूल्यों के बारे में क्या क्या बातें की। हमने सबसे पहले जो अपनी यात्रा शुरू की वो यात्रा शुरू की सिद्धांत एवं मूल्य से, यानी समझा कि सिद्धांत और मूल्य में अंतर क्या है। फिर हमने समझा कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं। मानवीय मूल्यों को हमने परिभाषित किया, समझने की कोशिश की कि विभिन्न विद्वानों ने मानवीय मूल्यों को कैसे परिभाषित किया है। इनसे निकल के आई मानवीय मूल्यों की परिभाषाएं या मूल्यों की परिभाषाएं। जब हमने परिभाषित कर लिया तो वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण के बाद हमें समझ में आया कि यह वर्गीकरण अलग अलग ढंग से हो सकता है। कैसे कैसे? जीवन व्यवहार के क्षेत्र से, उद्देश्य से और दृष्टिकोण से। तो हमने देखा व्यवहार के हिसाब से कैसे कैसे वर्गीकरण होगा, बहुत सारी बातें थी उसमें। फिर हमने देखा उद्देश्य के आधार पर कैसे वर्गीकरण होगा। फिर हमने देखा कि दृष्टिकोण के आधार पर मूल्यों का वर्गीकरण कैसे होगा। यह भी समझा कि मूल्य आत्मनिष्ठ हैं या वस्तुनिष्ठ हैं, कहां से आते हैं, कैसे इनका निर्धारण किया जाता है, कैसे हम समझते हैं कि मूल्य कहां से आए, कैसे निश्चित करें। इतनी बातें हमने मूल्यों के विषय में मित्रों समझ ली हैं। आइए एक बार वापस चलें, सिद्धांत एवं मूल्य को समझें। सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक नियम या मूलभूत सत्य, पूरी दुनिया में लागू कालातीत, अपेक्षा के अनुसार परिणाम, व्यक्ति से अलग, हमारे समझने न समझने का कोई फर्क नहीं, समझ में आने पर स्वयं स्पष्ट और समर्थ करने वाला। मूल्य लोगों, बातों, विचारों, सिद्धांतों, परिस्थितियों इत्यादि को दी गई प्राथमिकता या महत्व, स्वयं चुने हुए विश्वासी आदर्श, आंतरिक व्यक्तिपरक, हम दुनिया को कैसे देखते हैं पर आधारित या निर्भर। कहां से विकसित होंगे? परवरिश, समाज और व्यक्तिगत सोच से। यह अंतर बहुत स्पष्ट है जो हमने पहले भी देखा था। अब इसके आधार पर समझ में क्या आया,
समझ में ये आया कि क्या करें। मनुष्य का व्यवहार मूल्यों से प्रभावित होता है, व्यवहार मूल्यों के अनुसार होता है, परिणाम सिद्धांतों पर आधारित होंगे। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मैंने एक नौकर है, 12-15 साल का है। वो हमारी मदद घर में करता रहता है। मेहमान आए, पानी पिलाने के लिए कुछ नए गिलास निकाले गए, ट्रे में रख कर ला रहा था। अब ये जो ट्रे में रख कर ला रहा था बच्चा, इसके हाथ से ट्रे गिर गई। कैसी कैसी प्रतिक्रिया होगी। कोई कहेगा देख कर नहीं चलते हो, कोई कहेगा अरे चोट तो नहीं लगी, कोई कहेगा फर्श गंदा कर दिया, कालीन गंदा कर दिया। अलग अलग ढंग से होगा। का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जो मेरा व्यवहार है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि मैं किस चीज को महत्वपूर्ण मान रहा हूं। यदि मैं व्यक्ति को, उस बच्चे को महत्वपूर्ण मान रहा हूं तो मैं पूछता हूं अरे चोट तो नहीं लगी। यदि मैं कालीन को महत्वपूर्ण मान रहा हूं तो कहूंगा अरे कालीन भिगो दिया। यदि मैं नए कांच के गिलासों को महत्वपूर्ण मान रहा हूं तो कहूंगा तोड़ दिया, मूर्ख। तो मेरा व्यवहार इस पर निर्भर करेगा कि मैं किसको अधिक महत्व देता हूं। लेकिन उस बच्चे पर और मेहमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिणाम क्या होगा, बच्चा कैसे सोचेगा और मेहमान क्या सोचेगा, ये तो सिद्धांत पर आधारित होगा ना मित्रों। सिद्धांत क्या, उसको हम मूल्य दें, प्रेम से रखेंगे तो वो नौकर भी अगली बार हमें प्रेम की दृष्टि से देखेगा और सोचेगा कि अरे नहीं साहब अच्छे हैं और आदमी की कदर करते हैं। तो मेहमान भी ऐसे ही सोचेगा। और अगर हमने कहा कालीन भिगो दिया तो अब आपकी समझ में आ गया कि हम महत्व किसको दे रहे हैं। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी और जहां आमिर खान साहब फिल्म में कैसे बताते हैं कि जिससे हीरोइन की शादी होने जा रही है वह किसको महत्व देता है। और कहते हैं अच्छा रुको दिखाते हैं, और वो उसके जूते पे चटनी गिरा देते हैं। और जब चटनी गिरती है तो तुरंत बताता है कि इतना महंगा जूता, और उसका दाम बताता है। यानी वो किस चीज को मूल्यवान मान रहा है। 2 बातें मित्रों बहुत स्पष्ट हो गई। क्या बातें स्पष्ट हो गई? कि व्यवहार मूल्यों के अनुसार होगा, सिद्धांतों के अनुसार होगा। तो फिर हम क्या करें? व्यवहार मूल्यों पर आधारित होगा, परिणाम सिद्धांतों पर आधारित होगा। तो फिर हम क्या करें? देखें कि इस परिस्थिति में कौन कौन से सिद्धांत लागू हो रहे हैं और हम जो भी करेंगे उसका परिणाम क्या होगा, और वहां से हम अपना व्यवहार नियंत्रित करें और वह करें जो हमें करना चाहिए। किसके अनुसार? वांछित परिणामों के अनुसार। मुझे कौन सा परिणाम चाहिए, मुझे जो भी परिणाम चाहिए मैं उसके अनुसार काम करूं। तो यह मूल रूप से जो हमें शिक्षा मिली इस पूरे अध्याय से, जिसको हमने समझा मूल्यों की मदद से, वो यही मिली कि कहां क्या करें, कैसे करें। तो इस तरह से दोस्तों हमने अपने इस सिलेबस का एक हिस्सा यूनिट 1 का 1.7 ह्यूमन वैल्यूज समझा। अब हम आगे चर्चा करेंगे लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। थैंक यू वेरी मच। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।